लेप्रेसी मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था। एक बीमारी के कारण लोग घर से निकल के अपने परिवार से दूर होकर अपना एक बस्ती बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोग खाली लेप्रेसी के लोग ही रहते हैं जो स्टिग्मेटाइज्ड है। ये जो एक स्टिग्मा लगी हुई है लोगों के दिमाग में कि छू लो और उसको फैल जाएंगे, तब तक हम सब लोग लेप्रेसी होते हैं। बाहर वालों को ये समझाना, उनको मेन स्ट्रीमिंग करना, दैट बिकम्स ए चैलेंज। मुझे हर कॉलोनी में पहुंचना था। 1 साल लिया सारे कॉलोनीज को सर्वे करने के लिए। हम लोग सारे कॉलोनीज में पहुंचे। मुख्य उद्देश्य वो है रिस्टोरिंग डिग्निटी। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग 2027 तक, चाहे वो आजीविका हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, बच्चों के शिक्षा के लिए हो, हम लोग उसी सर्विस को वहाँ तक पहुँचाएं। नमस्कार, मैं हूं गीतांजलि और TYS पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो पिछले 25 सालों से समाज के उन लोगों के अधिकार, सम्मान और सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रहे हैं जिन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। हमारे साथ है मिस्टर गौरव सेन, जो सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन के CEO है और 21 राज्यों में लेप्रोसी से प्रभावित परिवारों को समान अधिकार और सम्मानजनक जीवन से जोड़ने का नेतृत्व कर रहे हैं। मानवाधिकार से लेकर स्वास्थ्य और दिव्यांगता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर यूनाइटेड नेशंस ही नहीं बल्कि देश और विदेश में इनका अहम योगदान रहा है, जिसके लिए इन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन और कई अवार्ड्स भी मिले हैं, जैसे बेस्ट CEO इन इंडिया 2025, काइंडनेस एंड लीडरशिप अवार्डी 2025 बाय ब्रिटिश हाई कमीशन टू सिंगापुर, एशिया अवार्ड्स 2025 फॉर एशियाज विजनरी CEO फॉर ह्यूमैनिटेरियन इम्पैक्ट अवार्ड्स एंड सो ऑन। तो चलिए स्वागत करते हैं गौरव सेन जी का और उनकी प्रेरक यात्रा, चुनौतियों और समाज की सोच को बदलने की दिशा में आगे के रास्ते पर बात करते हैं। गौरव जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू गीतांजलि। नमस्कार गौरव जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को लेप्रोसी के बारे में बताएं, क्योंकि इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है, और फिर हमें बताएं कि वो कौन सा पल था जिसने आपको इस दिशा में प्रेरित किया। हम एक बहुत ही पेट्रियार्कल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पे महिलाओं के अधिकार को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया जाता है। ये हम अपने घरों में देखते थे जब बचपन में बहुत छोटे थे। मेल न्यूट्रिशन महिलाओं में अक्सर होती थी। अच्छा। उनको क्योंकि सबसे लास्ट में खाते थे हमारे घर पे जो महिलाएं होती थी। एंड मैंने अपने माँ को देखा है जो सबसे पहले आवाज़ उठाई इन सब चीज़ों के बारे में। तो उसकी जो शुरुआत है, जो बुनियाद है, वहीं से शुरुआत हुई मेरी ज़िंदगी में। लेकिन मैं सोचता रहा उस ज़माने में 90s में इस NGO कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग नहीं था, डेवलपमेंट सेक्टर उस तरीके का नहीं था। हम एक बहुत छोटे से शहर से आते हैं जिसका नाम है शिलचर, जो आसाम में है। मैं वहीं से पला बड़ा हूँ, वहीं पर जन्मा हूँ, वहीं पे एजुकेशन है मेरा, काम की शुरुआत भी वहीं से है। तो हम देखते थे इस बात को, लेकिन डायरेक्शन नहीं था कि हाउ वी शुड स्टार्ट ए मूवमेंट अराउंड दैट। सो एक पल था जब मैं एक NGO के साथ में जुड़ा 2001-2002 उसी साल में, जो मेंटल हेल्थ में काम शुरू की थी। जो बच्चे हैं मेंटल रिटार्डेड, सेरेब्रल पॉल्सी से जो बच्चे थे उस डिस्ट्रिक्ट में, उनके साथ में उस संस्था ने काम शुरुआत की और मुझे एक दायित्व दिया गया। बहुत ही छोटा सा रोल था मेरा। तो वहीं से मैंने देखा कि एक पेरेंट्स के लिए बहुत दर्दनायक एक होता है कि उस बच्चे को बड़ा करना। बच्चे तो बायोलॉजिकली बड़े होते जाते हैं। 35 साल का बच्चा जिसका मेंटल एज होता था 5 साल की, तो उस बच्चे को संभालना, उन सब चीज़ों से, वहाँ से मेरे एक जो शुरुआत हुई इस जर्नी का। क्योंकि उससे पहले मैं जर्नलिज्म में था, मैंने बहुत सारे मीडिया हाउसेस में काम किया था, बट कहीं ना कहीं पे वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही थी कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। और माँ का दिया हुआ जो शिक्षा है मेरी ज़िंदगी में, वो भी था दिमाग में, तो उसी से शुरुआत हुई। फिर आते लेप्रोसी में। लेप्रोसी मेरे लिए एक नया सब्जेक्ट था। जब मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया 2020 में, जब कोविड की एकदम महामारी चालू थी पूरे देश में, तभी मैंने इस संस्था को ज्वाइन किया। और तब मुझे पता चला कि लेप्रोसी के लोग अलग थलग अपना दुनिया बसा के चले हैं, क्योंकि स्टिग्मा के कारण। उनके तरफ जो स्टिग्मा होते हैं उसके लिए वो लोग अपना सेल्फ सेटल्ड कॉलोनी बनाए हुए पूरे देश में। मेरे अंदर एक वो आया कि लोग अलग कैसे रह सकते हैं। एक बीमारी के कारण लोग घर से निकल के अपने परिवार से दूर होकर अपना एक बस्ती बनाया हुआ है जहाँ पे वो लोग खाली लेप्रोसी के लोग ही रहते हैं जो स्टिग्मेटाइज्ड है।
कोई शहर के बाहर होते, कहीं पे होते, रेलवे के ज़मीन पे होते, या जो भी खुला ज़मीन होते वहीं पे बस गए। 10 फैमिली, 50 फैमिली, 100 फैमिली कहीं कहीं पे, और अलग अलग जगह से आए हुए। एक कॉलोनी में आपको एक तमिलनाडु के लोग भी मिलेंगे, आसाम के लोग भी मिलेंगे, बंगाल के लोग भी मिलेंगे, सब लोग बसे हुए, एंड देयर ओन कम्युनिटी, व्हिच वाज वेरी मूविंग फॉर मी। एंड देन दिस जर्नी स्टार्टेड 2020 में in Sasakawa India Leprosy Foundation, and today what we are doing is something that we have reached. All right. So मैं यही जानना चाहती हूँ, जैसे आपने पत्रकारिता की बात की, तो पत्रकारिता से सामाजिक क्षेत्र, ये जो आपकी पूरी जर्नी रही है, उसमें आपने खुद में क्या बदलाव देखे? पेशेंस, एम्पैथी, जो शुरुआत में मुझे लगता था I was in a rush because being into journalism and getting news every day, sometimes news doesn't happen, right? News is an organic thing. You cannot create news. But there was always a rush. There was always a pressure. Then I started my journey in the NGO sector, in the mental health sector. Suddenly मुझे लगा rush की कोई जगह नहीं है उसमें. Because एक बच्चा जो mentally retarded है, जो biological age उसका 35 साल है, उसको अभी भी बटन लगाना नहीं आता है शर्ट का. You need to be very patient. You have to have the patience. Initially that was very, very difficult for me. मैं पेशेंस खोता था, बहुत डांट पड़ती थी जो सीनियर्स थे कि आपको 1 साल में बस वही काम है, रोज उसको बटन लगाना सिखाना है. सो आई डेवलप दैट पेशेंस इन मी, द एम्पैथी टू अंडरस्टैंड हाउ दे रिलेट थिंग्स, बिकॉज देयर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड एंड आवर रिलेशनशिप टू द वर्ल्ड इज टोटली डिफरेंट. आई हैव बीन टोल्ड दैट एक बच्चा जो ऑटिस्टिक होता है वो हर एक चीज को एक चीज समझता है, एक इंसान भी उसके लिए एक ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट? सो पेशेंस एंड एम्पैथी दैट हैज I've evolved as a person, to be very honest. Right. तो आपने उनकी नजरों से दुनिया को देखना शुरू किया. Right, absolutely, you're true. Okay. तो आप सासाकावा के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस पूरी लड़ाई में आप किन फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं और आपके दिल के करीब कौन सा फैसला रहा? मैंने एक मुहिम छेड़ी जब मैं सीईओ बना. 2022 में मैं सीईओ बना, 3 साल पूरी हुई है अभी दिसंबर में. मुझे हर कॉलोनी में पहुंचना था. पूरे भारतवर्ष में हमने जब शुरुआत की थी 2020 में 800 के करीब कॉलोनीज थे, लेप्रोसी कॉलोनी, जहाँ पे ओनली लेप्रोसी के लोग बसते हैं. वो लेप्रोसी के पेशेंट्स और उनके परिवार वाले वहीं पे बसते हैं. तो मेरा एक था कि हम लोग सब कॉलोनी को पहले खुद जाके देखें कि कॉलोनी की व्यवस्थाएं क्या है, उनकी स्थिति क्या है. उससे पहले सिर्फ का बहुत ही एक पॉकेट में काम करते थे. 4 राज्यों में हम लोग थे तब तक की, और कुछ ही कॉलोनीज में. बट मेरा ये था कि तो हम लोगों ने 1 साल लिया सारे कॉलोनीज को सर्वे करने के लिए. हम लोग सारे कॉलोनीज में पहुंचे, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो कश्मीर हो. हम लोग सारे जगह पे जितने भी कॉलोनीज है, कहीं पे 1 कॉलोनी है एक राज्य में, कहीं पे 100 के करीब कॉलोनी. उड़ीसा में 90 से ज़्यादा कॉलोनीज है. तो हमने एक मुहिम छेड़ी कि उसी कॉलोनीज में हमें पहुँचना है, और हम खुद पहुँचना चाहते हैं, नॉट विथ ए थर्ड पार्टी. एक सर्वे नहीं कराना था, हम लोग को दिल से उसको समझना चाहते थे कि वहाँ के प्रॉब्लम कैसे हैं. तो ऐसा कर करके इट टुक अस ऑलमोस्ट ए ईयर, मोर देन अ ईयर, टू रीच आउट टू द कॉलोनीज एंड गेट देयर स्टोरीज. तो आई थिंक दैट इज समथिंग एज ए सीईओ आई हैव डन. जब मैंने किया और लोगों का जो उत्साह देखा कि आप आइए हमारे साथ बैठिए, ऐसा नहीं कि हमें कुछ चाहिए, हमारी बातें सुनिए. क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में ऐसी जगह पे कॉलोनी है, उत्तराखंड में ऐसी जगह पे कॉलोनी है जहाँ पे कोई नहीं पहुँचता. सो दैट समथिंग हैज टच्ड मी लाइक एनीथिंग. एंड उसी के चलते हम लोग अब 300 से ज़्यादा कॉलोनीज में काम कर रहे हैं, और उम्मीद है कि आगे और भी बढ़ाएंगे उस काम को. तो मैं वही जानना चाहती हूँ, आप 21 राज्यों में काम करते हैं, तो ऐसे में आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और आपके लिए उम्मीद भरा पल कौन सा रहा? चैलेंजेस ऑफ कोर्स द स्टिग्मा. राइट. ये जो एक स्टिग्मा लगी हुई है लोगों के दिमाग में कि छू लो इसको फैल जाएंगे, तब तक हम सब लोग लेप्रोसी होते हैं. मैं वही जानना चाह रही हूँ कि अगर ऐसी बीमारी है तो क्या कहीं आपको नहीं डर लगा? नहीं, सही पूछा आपने. मतलब हम भी जब इस सेक्टर में आए थे, क्योंकि उससे पहले मैं HIV एड्स में भी काम किया हूँ, क्योंकि उस सेक्टर में मेरा मोर देन 2 decades आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर. तो हमने जब शुरुआत की थी, मिथ्स हमारे अंदर भी होता है कि कैसे होता है. हम लोग जब भी आते हैं तो लोग पहले बताते थे कि आप कॉलोनी में जाओ लोगों को, क्योंकि हम लोग बड़े गले मिलते जाते हैं ना, उनके साथ बैठ के खाना खाते. ये हमारा एक कल्चर है, संस्था का कल्चर है. हम जितने भी कलीग्स हैं, मैं खुद रहता हूँ. बट ये जो एक स्टिग्मा बसी हुई है कि उनके साथ बैठोगे, उनको छूओगे तभी बीमारी फैलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है. बाहर वालों को ये समझाना, उनको मेन स्ट्रीमिंग करना
दैट बिकम्स ए चैलेंज। बिल्कुल। पहली बात है। और लोग जो कॉलोनी में रहते हैं ना, उनके अंदर भी एक डर बसा हुआ है कि वो कॉलोनी में जो अपने लोगों के बीच में रह रहे हैं बहुत सालों से, 30 साल से, 50 सालों से, कई तो उससे ज़्यादा टाइम से रह रहे बुरे बुरे लोग जो होते हैं, उनको बाहर मेन स्ट्रीमिंग होने में, बाहर आके रहने में ना थोड़ा सा झिझक होती है। तो उस बैरियर को तोड़ना, क्योंकि हम लोग स्पेसिफिकली कॉलोनी में काम करते हैं, तो उस बैरियर को तोड़ना और उन लोगों को मेन स्ट्रीमिंग करने में थोड़ा सा तो दिक्कत है, डेफिनेटली है, क्योंकि सोसाइटी नहीं एक्सेप्ट करती। राइट। बट कुछ लोग अब मैं आता हूँ उम्मीद भरी बात की। कुछ कॉलोनीज है, उनके जो लोग हैं, कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं, और उनके ना अपना एक गवर्नेंस सिस्टम है। उनके कॉलोनी के लीडर होते हैं, जैसे आप लोग मान लें एक म्यूनिसिपैलिटी है, आपके वार्ड कमिश्नर होते हैं ना, तो ऐसे उनका भी है, जहाँ पे उनका एक गवर्नेंस सिस्टम होता है। उसके एक चेयरमैन होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं कॉलोनी के, उनके सेक्रेटरी होते हैं, तो उनका एक सिस्टम है। तो बहुत सारी जगह पे ऐसे कॉलोनीज है जहाँ पे मान लीजिए अब है ही नहीं लेप्रोसी पेशेंट्स, बट दे आर स्टिल स्टिग्मेटाइज्ड। जो लास्ट पेशेंट था वो शायद अब रहे नहीं, बट कॉलोनी में क्योंकि उनकी फैमिली में कोई रहा था, राइट। दे माइट बी द थर्ड जनरेशन ऑफ पीपल, राइट। तो ये लोग खुद से पहल छेड़ी हुई है कि हमारे कॉलोनी का, मान लीजिए कॉलोनी का नाम है महात्मा गांधी कुष्ठ कॉलोनी, राइट। तो नाम के कारण भी और ज्यादा स्टिग्मेटाइज हो जाती है। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, उसको ना, वो नाम कुष्ठ शब्द को वहां से हटा रहे जी। ये हमारे लिए बहुत उम्मीद की बात है कि लोग जो कॉलोनी में रह रहे हैं वो लोग खुद सोच रहे हैं कि हम लोगों को अब उसकी जरूरत है नहीं, बिल्कुल, इस टैग की हमें जरूरत है नहीं। तो ये लोग खुद उस बात से निकल के आ रहे हैं, और अपने जो, क्योंकि दैट्स ए लॉन्ग प्रोसेस, अब रजिस्टर करना होता है, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस होती है, बट दे आर डूइंग इट। तो चलिए सर, इसी बात से हम आ जाते हैं लेप्रोसी मुक्त भारत पे, जो कि लक्ष्य है बाय 2027। तो इस और आप क्या काम कर रहे हैं, इस दिशा में आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन है और हम लोगों का खुद का एक एजेंडा है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लोग 2027 तक जितने भी कॉलोनीज है पूरे देश में, वहाँ पे हम लोग पहुँचे, उनको संस्था का जो सर्विस है वो पहुँचाए, चाहे वो आजीविका हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, बच्चों के शिक्षा के लिए हो, हम लोग उसी सर्विस को वहाँ तक पहुँचाए। लेकिन उसके लिए भी हमें काफ़ी दूर जाना है। जैसे मैंने बताया, हम लोग अभी 300 के करीब कॉलोनी तक पहुँचे हैं, और आज के तारीख में 700 के करीब कॉलोनी है ऑल ओवर इंडिया। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो है रिस्टोरिंग डिग्निटी, इन लोगों को एक डिग्निफाइड लाइफ दिया जाए, बच्चों के शिक्षा के जरिए, या उनके जो माता पिता होते हैं उनको कोई आजीविका दे के। सो उसी मुहिम में हम लोगों का भी एक रास्ता है, जहाँ पे हम लोग चल रहे कि कॉलोनी में जितने भी लेप्रोसी के पेशेंट्स है या उनके फैमिली मेम्बर्स है जो स्टिग्मेटाइज्ड होते हैं, उनको हम लोग कुछ ना कुछ सपोर्ट दें कि रेस्टोर्ड डिग्निटी हम लोग कर सके उनको। पर क्योंकि ये बीमारी ऐसी है लेप्रोसी, तो इस लक्ष्य को पूरा करने में आपको क्या-क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? हम लोग बेसिकली जो है सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, अच्छा, जिसके लिए मैंने पहले बताया कि स्टिग्मा इज द मेन चैलेंज, क्योंकि उनको एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए जो आजीविका वो लोग ढूंढते हैं वो उनको नहीं मिलती है। बहुत जगह पे आजकल मिल रहे बहुत सारे लोगों के, और इसके लिए हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा पे बहुत जोर डाला है जी। कि एक बच्चा जब पढ़ लिख जाता है, कुछ अच्छे नौकरी पे होते हैं, तो पूरे परिवार को सपोर्ट दे सकता है, आगे जाके वो उस परिवार को कॉलोनी से बाहर ले आ सकता है, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकता है। तो इसीलिए हम लोगों ने बच्चों की शिक्षा पे बहुत जोर देते हैं। हाल ही में हम लोग और भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए भी बहुत सारे प्रोग्राम चालू किए हैं। पिछले 2 साल में हम लोग एक आफ्टर स्कूल लर्निंग सेंटर चलाते हैं, जिन बच्चों पढ़ लिख तो रहे कोई स्कूल में, लेकिन वीक है किसी ना किसी सब्जेक्ट्स पे, तो उनको हम लोग अलग से एक ट्यूशन सेंटर टाइप एक चलाते हैं, जहाँ पे उनको हम लोग आगे के रास्ते के लिए तैयार करते हैं। और ये नॉट ओनली अबाउट एकेडमिक्स, हम लोग उनको बाकी जो स्किल्स होते हैं, मान लीजिए सेल्फ डिफेंस, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है आज के तारीख में, तो हम लोग लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की कर रहे हैं। हमारे बच्चे अब ब्लैक बेल्ट तक पहुंच गए कहीं कहीं पे, तो बहुत सारे कराटे कुंफू ट्रेनिंग जो चलता है हमारे वहाँ पे, नाच गाना कहीं कहीं पे, बंगाल झारखंड ट्रेडिशनल, इन सब चीज़ों की बहुत बहुत डिमांड है। मतलब सर्वाइवल स्किल्स भी आप सिखाते हैं और आप हॉबीज भी। राइट। हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी ये लक्ष्य जो है उसे हासिल कर पाएं, लेकिन अगर ये होता है तो हमें भारत में कैसा बदलाव देखने को मिलेगा? लोगों के अंदर जो एक गलतफहमी भरी हुई है लेप्रोसी को लेके, वो निकलेगा। सबसे बड़ी बात वही है। आज के तारीख में अगर हम लोग अपने कॉलोनी में बात करें
नए पेशेंट्स बहुत कम आ रहे कॉलोनी में। ओके। बाहर बहुत है क्योंकि इंडिया अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द लेप्रोसी केसेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ओके। लेकिन कॉलोनी की बात करें क्योंकि वहाँ पे जागरूकता बहुत है, लोग ऑलरेडी उसी माहौल में रहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा भी एक पैच आ जाता है ना, वो लोग दौड़ के पास वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पे दवाइयाँ मुफ्त मिलता है तो लोग वहीं पे जाते हो, शुरुआत में ही उसके इलाज हो जाती है उनका, तो उसके लिए उनको कोई डिफॉर्मिटी नहीं होता है, उनके कोई डैमेज नहीं होता है। अच्छा। बट जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेन सोसाइटी में रह रहे लोग जिनको लेप्रोसी होता है बट इनिशियल ट्रीटमेंट नहीं होता है क्योंकि उनके इग्नोरेंस के कारण। राइट। उनको लगता है ये एक स्किन डिजीज है, हाँ, अब किसी को भी हो सकता है, एक पैच है, तो इग्नोर करते हैं उसको। आपको एक्सपर्ट्स की जरूरत है उसके लिए। राइट। वो सबके पास वो नॉलेज नहीं होती है जो कॉमन सोसाइटी में रहते हैं, तो उनके लिए जो है ना वो जागरूकता बहुत ज़रूरी होता है। और हमें लगता है कि अगर सब लोग उसमें जुड़ जाए, उस जो मूवमेंट है उसी में सब लोग जुड़ जाए और ज़्यादा जागरूकता फैलाए सभी जगह पे, अवेयरनेस जो है, हम लोग तो एक संस्था है, जितना हमसे बन पड़ा हम लोग कर रहे हैं, बट सबको उसमें जोड़ना चाहिए। बहुत सारे लेप्रोसी ऑर्गेनाइजेशन से, सरकार की तो अपनी चल ही रहा है वो अपना जो है, तो आई थिंक इट विल बी वंडरफुल वर्ल्ड, एवरीबडी विल बी लिविंग टुगेदर। अब मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करते हैं, तो उसके पीछे की सोच के बारे में हमें बताएं और बताएं किस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, कैसे। स्कॉलरशिप जैसे मैंने बताया, हम लोग बच्चों पे अब ध्यान दे रहे क्योंकि बूढ़े लोग जो है, जो ऑलरेडी लेप्रोसी है उनको, या एक एज के बाद उनको हम लोग आजीविका देते आ रहे शुरू से। हमें लगता था कि अब उनके बच्चों को ना कहीं से सशक्तिकरण की जरूरत है। वी नीड टू एम्पावर देयर चिल्ड्रन एंड हाउ वी कुड डू दिस? एजुकेशन एंड स्किलिंग आर द टू मीन्स थ्रू व्हिच वी कैन एम्पावर द चिल्ड्रन। लेकिन जो ब्रिलियंट बच्चे हैं उस कॉलोनी के, उनको हम लोग स्कॉलरशिप में लाते हैं। हमारे दो तरह की स्कॉलरशिप होते हैं, एक है नर्सिंग स्कॉलरशिप। उन बच्चों ने अपने घरों में देखते अल्सर पेशेंट्स, तो उन बच्चों को ना शुरू से एक डॉक्टर या नर्स बनने की बहुत चाहत होती है कि हम बन जाए तो हम लोग शायद अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को इलाज कर सकते, बैंडेज कर सकते, एंड दे फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दे हैव सम काइंड ऑफ एन एक्सपोजर इस काम के लिए। तो नर्सिंग हम लोगों का था, एक नर्सिंग, तो हम लोग हर साल 40 बच्चों को नर्सिंग स्कॉलरशिप के लिए चुनते। पैन इंडिया प्रोग्राम है, पूरे इंडिया से लोग एप्लीकेशन डालते, एंड दैट्स अ प्रोसेस। बहुत सारे एप्लीकेशन आते, अराउंड 200 एप्लीकेशन हर साल आते हैं हमारे पास में, तो उनमें से हम लोग 40 बच्चों को चुनते, इंटरव्यू होता है, सब कुछ होता है, एक प्रोसेस है। दूसरा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसको हम लोग हायर स्टडीज प्रोग्राम्स होते हैं, मान लीजिए मैनेजमेंट, MBA, इंजीनियरिंग। अब तो हम लोगों ने मेडिकल के लिए भी दिया। लास्ट ईयर हमारे एक कॉलोनी के एक लड़की ने MBBS कर रही है अभी, द गर्ल हु हैज चोजन MBBS, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो डिफरेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की बहुत डिमांड है। होटल में, क्रूज शिप में बच्चे जा रहे, हमारे बच्चे विदेश में है, जो कॉलोनी से उठ के आए हैं, दे आर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। तो हमारे लिए वो बहुत गर्व की बात होती है। बहुत सारे एयर होस्टेस है हमारे जो लड़कियां हैं, हम उनसे जब मिलते हैं इंडिगो फ्लाइट में, जो लीड केबिन क्रू है हमारे दिल्ली कॉलोनी के है एक लड़की, तो जब भी मिलता हूँ ना मेरे खुद को बहुत गर्व होती है कि हमने उसको ट्रेनिंग किया है। नाउ शी इज द लीड केबिन क्रू। पिछले साल हम लोगों का जो हाई स्टडीज, जो दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेज को जो स्कॉलरशिप है, उसको हम लोग बोलते हैं हिज हॉलीनेस दलाई लामा सासाकावा स्कॉलरशिप, बिकॉज हॉलीनेस दलाई लामा की भी उसमें भागीदारी है। वो खुद आए थे उसको इनॉग्रेशन प्रोग्राम में, दिल्ली कॉलोनी में उसको हुआ था। और हमारे जो पेट्रन है मिसेस सासाकावा, यूही सासाकावा, जो WHO गुडविल एम्बेसडर है फॉर लेप्रोसी एलिमिनेशन, तो उन्हीं दोनों के नाम से ये स्कॉलरशिप है, जिसके तहत हम लोग ये MBA या इंजीनियरिंग या हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या मेडिकल प्रोफेशन में लोगों को, बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए चुनते हैं। हर साल 27 बच्चे उसी में चुने जाते हैं। तो अब जो भी युवा हैं जो बदलाव लाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? हम बहुत सालों से ये प्रोग्राम चला रहे हैं स्कॉलरशिप का। अब 2 साल से हमने क्या किया, एक एलुमनाई ग्रुप तैयार किया इन लोगों का, जो पास आउट होते हैं ना, जो पास आउट है एंड वेल प्लेस्ड है, कहीं ना कहीं पे उनको नौकरी लगा हुआ है एंड दे आर डूइंग वेल, दे आर आवर सोल्जर्स नाउ। ये लोग अपने कॉलोनीज में जा रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, एंड दे आर स्प्रेडिंग द मैसेज। तो ये लोग ऑनलाइन जुड़ते हैं, जूम के तहत जुड़ते हैं, कभी हमें उसमें लेते हैं, कभी हमें नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है कि उनके पीयर ग्रुप कैसे है, उनको समझाना कैसे है। और पीयर ग्रुप की सुनते हैं कि बड़ी दीदी है, वो देखो पढ़ लिख के अभी तो बॉम्बे में रहती है, वो एक एयर होस्टेस है, एक फैशन डिजाइनर है, एक योगा टीचर है, तो ऐसे ऐसे लोग हैं। सो नाउ इन लोगों ने इस बात को आगे बढ़ा रहे एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट दैट। हम लोग जो अवेयरनेस कैंपेन करते हैं, हम लोग सेंसिटाइज करते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में,
तो उस जगह पे जो भी होते हैं कॉलोनी के बच्चे जो हमारे स्कॉलरशिप में या स्किलिंग में कुछ किया हुआ है, तो कि उसी के ज़ुबानी सुनो कि उन्होंने कैसे की, स्कॉलरशिप कैसे मिली। एंड दे आर ऑल्सो ट्रेनिंग द बडिंग यूथ्स इन द कॉलोनी कि स्कॉलरशिप इंटरव्यू को कैसे फेस करना है, अंग्रेजी कैसे ठीक करना है। सो दीज आर द थिंग्स दे आर टेकिंग केयर ऑफ। सो दे आर आवर सोल्जर्स नाउ इन द फील्ड। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, सासाकावा इंडिया लेप्रोसी फाउंडेशन, अब फ्यूचर को लेकर इसका आपका क्या विजन है? हमें इंडिया में जितने भी कॉलोनीज है वो सारे कॉलोनीज तक पहुंचना है, कैसे भी करके। इट इज़ डिफिकल्ट, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो कॉलोनीज है, सो मच ऑफ ट्रबल रीचिंग देयर। जियोग्राफिकल टेरेन, अरुणाचल प्रदेश में आप जाइए, पहुंचना मुश्किल है। मणिपुर में आप जानती है कितना है प्रॉब्लम्स है। तो उन सब कॉलोनीज में पहुंचना चाहते हैं हम लोग अगले 2 साल में, ये हमारा उद्देश्य है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, जितने भी लेप्रेसी पेशेंट्स हैं एटलीस्ट उनके और उनके परिवार के लोगों को कुछ ना कुछ सहायता देना। तो ये हम लोगों का इच्छा है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये लक्ष्य है, जो ये विजन है, वो जल्द ही पूरा हो और आप ऐसे ही और सक्सेसफुल होते रहें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो इसी के साथ TYS पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।